हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th हिंदी मीडियम की विज्ञान, जिसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। यहाँ पे हमने रोगों की जो टेबल है वो वहाँ तक पढ़ लिया था। इसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। जंतुओं में जो रोगकारक जीवाणु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे क्या करते हैं दूसरे जंतुओं में भी। जो अनेक सूक्ष्मजीव होते हैं वो केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, बल्कि वे दूसरे जंतुओं में भी रोग फैला सकते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट कोच के बारे में देखें। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो कि क्या करता है, एंथ्रेक्स नामक रोग का कारक है। बैसिलस एंथ्रेसिस जो कि बीजाणु है, उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने कब की थी? 1876 में, जिससे क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। सूक्ष्मजीव जो मनुष्य और पौधों के अलावा किस में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं? अन्य जीवों में भी। उदाहरण के लिए देखेंगे, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। एंथ्रेक्स कैसा है? मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो कि जीवाणु द्वारा होता है, जैसे कि किसके? बैसिलस एंथ्रेसिस के जो विषाणु है उसके द्वारा ये रोग होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में खुरपका और मुंहपका जो रोग सुने होंगे आपने, वो वायरस के द्वारा होते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अब पौधों में जो रोग उत्पन्न करते हैं वो सूक्ष्मजीव कौन से हैं? अनेक सूक्ष्मजीव, जैसे कि अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो अब हम जो सारणी जीव है उसमें क्या पादप रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सारणी 2.2 में देखिए, तो नींबू का क्या है? कैंकर रोग, जो किसके द्वारा होता है? नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है, और इसके संचरण का जो तरीका है वो किसके द्वारा है? वायु के द्वारा। और गेहूँ का रस्ट रोग वो किसके द्वारा? गेहूँ का रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। और इसका संचरण कैसे होता है? वायु एवं बीज के द्वारा। पीत जो क्या है द्वारा। अब देखेंगे हम खाद विषाक्त, फूड पॉइजनिंग। बूझो, जो कि हमने नाम दिया, बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसने बवान यानी कि उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद विषाक्त जन के कारण होने वाली स्थिति है। पहली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। तो देखिए, भोजन विष कैसे बनता है वो हम देखेंगे। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त जन हो सकता है। जो भोजन सूक्ष्मजीवों द्वारा क्या प्रदूषित या संदूषित कर दिया जाता है, तो वो भोजन क्या हमारे लिए विष के समान हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। हमारे भोजन में जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या करते हैं? कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं भोजन में, या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, और भोजन को कैसा बना देते हैं? जहरीला बना देते हैं, जिससे सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है, अथवा कभी कभी उसकी क्या होती है? मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक नहीं कि हम भोजन को संदूषित होने से अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को क्या सूक्ष्मजीवों से संदूषित होने से उसको बचाएं। अब देखेंगे खाद्य परिरक्षण 2.5 में देखेंगे क्या खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो पके हुए जो भोजन होता है उसका घर पर परिरक्षण किस प्रकार करते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। खुले और नम स्थान पर जो ब्रेड रखी रहती है तो वहाँ पे क्या होता है? कवक होते हैं, वो क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है।
क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहले ने कुछ आम खरीदे परंतु कुछ दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई और बाद में उसने देखा गया परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। उसने जो पहले है उसने कुछ आम खरीदे थे लेकिन वो कुछ समय बाद जल्दी ही क्या हो गए उसने नहीं खा पाया तो ख़राब हो गया। लेकिन जो अपन अचार हम जो अचार बनाते हैं वो क्या बहुत समय तक चलता है, तो वो किस प्रकार मतलब काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखेंगे सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूजीओं से बचाव के उपाय करना चाहिए। रासायनिक उपाय देखें, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग। आपने देखा होगा कि अचार में नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है। वो क्या करता है, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूजीओं की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। अचार बनाने में करते हैं जिससे सूजीओं की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। ठीक है, तो जो परिरक्षक होते हैं या सूक्ष्मजीव जो परिरक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को खाद्य पदार्थों में बढ़ने से रोकते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण किस प्रकार किया? सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से उसके मतलब जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको नमक से रख देते हैं। नमक का उपयोग आंवला इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। नमक का उपयोग किया जाता है आंवला और इमली के परिरक्षण, यानी कि आपने इनका आमचूर और इमली इनका अचार वगैरह जो देखा होगा वो क्या करते हैं, नमक के द्वारा इनको परिरक्षित किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे होता है? जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। तेल में क्या जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। सब्जियां, फल, मछली एवं मांस का परिरक्षण तेल एवं सिरके के द्वारा किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम रेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूजियों की वृद्धि को रोकता है। तो आपने दूध को गर्म करके क्या कर दिया जाता है, सूजियों को नष्ट कर दिया जाता है। कुछ सूजी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हम भोजन को क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। उससे क्या कम ताप पर सूजी भी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चुरीकृत है। पाश्चुरीकरण क्या है? तो पाश्चुरीकरण के बारे में हम देखेंगे। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। पाश्चुरीकृत जो दूध होता है उसको हम बिना उबाले भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से पाश्चुरीकृत जो दूध होता है वो क्या होता है, सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, एकाएक ठंडा करके उसको भंडारण यानी कि थैलियों में पैक कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की कोई लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। आजकल क्या मेवे और जो सब्जियां होती हैं
वो भी क्या वायुरोधी जो सील पैकेट आते हैं उनमें बेचे जाते हैं, जिसमें क्या होता है सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा हो जाती है। अब पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है आपका, कक्षा राज्यों में जीवाणु पाया जाता है, जो कि आपने कक्षा 6-7 में पढ़ लिया होगा। लेगियम पौधे, दलहन पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। लेगियम पौधे जो दलहनी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेगियम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कभी कभी क्या होता है, तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। तो अगला पेज देखते हैं हम। ये आपको यहाँ पर राइजोबियम जो जीवाणु यहाँ पे पाया जाता है लेगियम पौधों में, उसकी जड़ ग्रंथिकाएँ आपको इस 2.9 में उसमें दिख जाएंगी। आपको इस प्रकार से ये यहाँ पे छोटे छोटे ये राइजोबियम जीवाणु दिख रहा होगा। देखेंगे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या है, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। हमारे वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन गैस है, 78%। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है। नाइट्रोजन सभी के लिए क्या है, जो भी सजीव है उनके लिए आवश्यक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित रहता है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है, प्रोटीन में, पर्णहरित न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में। तो नाइट्रोजन का इसमें प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु होते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन का क्या सीधे उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे, मिट्टी में जो जीवाणु उपस्थित होते हैं वह नीले हरे शैवाल क्या कहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देती हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, जब नाइट्रोजन क्या होती है, उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा कर लेते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग मिट्टी एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। क्या होता है कि जो जीवाणु एवं नीला रस शैवाल होते हैं वो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके क्या कर देते हैं, उपयोगी यौगिकों जिनमें उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और जो उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनको क्या पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों से प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जड़ तंत्र द्वारा वह प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग क्या होता है, प्रोटीन और अन्य जो यौगिक होते हैं उनके संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक, और उसके द्वारा क्या जंतु जो पौधों पर निर्भर जो जंतु होते हैं वो उनसे प्रोटीन और नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, मिट्टी में जो जीवाणु एवं कवक होते हैं वो नाइट्रोजन अवशिष्ट को क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जो मृत्यु के बाद जो उनका शरीर होता है उसको क्या कर देते हैं, जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अवशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित है। कुछ विशिष्ट जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजनी गैस में भी परिवर्तित करते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो हमने देखा तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार होता है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा जो स्थिर किस प्रकार से रहती है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, जीवाणु एवं नीला रस शैवाल क्या करते हैं, उसको उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। फिर वो जड़ के पौधे उसको ग्रहण करते हैं और पौधों को उसके द्वारा किसके पौधों एवं जंतुओं में पहुंच जाती है
और उसके द्वारा जब पौधे एवं जंतु मृत हो जाते हैं तो उनके द्वारा क्या जीवाणुओं के द्वारा उनका जीवाणु एवं कवक के द्वारा उनका नाइट्रोजन जो अवशिष्ट होते हैं उनका अपघटन किया जाता है और नाइट्रोजन यौगिकों को परिवर्तित कर देते हैं। कुछ जो विशिष्ट जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो यौगिक होते हैं उनको क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और जो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसी रहती है, स्थिर रहती है। आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे आप ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाइट्रोजन चक्र को आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे आप यहाँ पर दिया है वायुमंडलीय, यहाँ पर देखेंगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरित शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। फिर क्या होता है उसके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना। पहले तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडलीय नाइट्रोजन उसको क्या करते हैं, नीले हरे शैवाल और जीवाणु स्थिरीकृत करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, जीवाणु और जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते मिट्टी में क्या जाता है, नाइट्रोजन के यौगिक आ जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके बाद नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद ये वायुमंडल में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके बाद क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो बन जाती है वो जीवाणु द्वारा फिर से स्थिरीकृत होती है। और उसके बाद ये क्या होता है, नाइट्रोजन मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो पौधों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। उसके द्वारा पौधों से ये जंतुओं एवं पौधों द्वारा पौधों के खाने में पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो क्या होते हैं, सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट में आ जाते हैं। तो आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है उसको क्या करते हैं, जीवाणु और नील हरित शैवाल स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन को क्या, स्थिर नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। वहाँ से क्या होता है, ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, जो नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है तो उसको पौधे अवशोषित कर लेते हैं। पौधे अवशोषित करने के बाद पौधों में जब नाइट्रोजन आ जाती है तो जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, जंतु जब पौधों को खाते हैं या उनके अवशेषों को खाते हैं तो वो जंतुओं में पहुंच जाती है और उसके पश्चात जंतु जब उनको जो नाइट्रोजन हो उसको उत्सर्जन द्वारा निकालते हैं या उनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद फिर से क्या होता है, जो जीवाणु और नील हरित शैवाल होते हैं उनको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। फिर उसके बाद जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार वो वायुमंडल में पहुंच जाती है। ठीक है, तो यह नाइट्रोजन चक्र था। आगे देखेंगे हम प्रमुख शब्द देखेंगे, हमने क्या क्या देखा। प्रमुख शब्द देखेंगे, शैवाल। शैवाल क्या, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या है, यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा यहाँ पे देखेंगे आप जो प्रमुख शब्द हैं आपने जो पढ़े हैं इसमें शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका, विषाणु, ईस्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। इसमें देखेंगे सूक्ष्मजीव क्या होता है। सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं जो कि क्या होता है, बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मजीव क्या होता है, यह बर्फीले शीत मौसम के उष्ण झरनों एवं मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। वायु में भी पाए जाते हैं, जल में भी, मिट्टी में भी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे कि जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं, मतलब कि वृद्धि करते हैं।
विषाणु केवल परपोषी में ही क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, मतलब कि विषैला बना देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीलहरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्वहन वायुमंडल में होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो 2 चैप्टर था सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु, वो हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। इससे आगे के वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे।